अगर आप इंतज़ार कर रहे थे उत्तराखंड में लेक्चरर पद की वैकेंसी का, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है जो कि लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता पद के लिए है, जहां पर 808 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इसको आवेदन कर सकें, एज लिमिट क्या होगी कि कितनी एज के व्यक्ति इसको आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, कितने एग्जाम होने हैं, और साथ ही साथ कौन कौन व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकता है और आपको ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन करना होगा और वहाँ पर लिखना होगा psc.uk.gov.in और वहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे। यहाँ पर जब आप सबसे पहले लिंक पर क्लिक करते हैं तो पहुँच जाते हैं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन यानी कि लेक्चरर ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, जहाँ पर जनरल ब्रांच और वुमेन ब्रांच के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपको आवेदन की डेट दे रखी है कि 31 दिसंबर से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी से पहले पहले आपको इसका आवेदन करना है। जैसे ही आप अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करते हो तो आप पहुँच जाते हो इस पेज पर। अब देखो यहाँ पर ना सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जैसे नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 808 पोस्ट हैं, और यहाँ पर ओपनिंग डेट दे रखी है ये कितनी है, 31 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो, और क्लोजिंग डेट क्या है 20 है ना, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, ये जो आई बटन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप पहुँच जाओगे इस नोटिफिकेशन पर जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या थी, तो 30 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया है और ऑनलाइन माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं 31 दिसंबर से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 20 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको कितने रुपए देने होंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये दिया हुआ है कि 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप फॉर्म को बहुत ही ध्यान से, ये जो नोटिफिकेशन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और तब फिर अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में उसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये बात आपको पॉइंट नंबर 6 में दी भी गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व ही विज्ञापन को भली-भांति अध्ययन कर लें। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपूर्ण आवेदन जो पत्र है वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो अपने आप ही निरस्त समझा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। मतलब आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप पहले ही नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लें और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 में एक बात और कही गई है कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा या विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा के लिए और महिला अभ्यर्थी जो है दोनों शाखाओं, महिला और सामान्य शाखा हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो फीमेल्स हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हैं, सामान्य शाखा के लिए भी और महिला के लिए भी। लेकिन जो पुरुष हैं वो केवल सामान्य शाखा के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि एक से अधिक विषयों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको निर्धारित शुल्क जो है वो अलग-अलग जमा करना होगा। मतलब जितना भी ठहराया गया है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो आपको अलग-अलग देना होगा, एक फॉर्म के लिए अलग, दूसरे फॉर्म के लिए अलग। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी के, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपके पास टोटल 808 है, जिसमें से 725 जो हैं वो सामान्य शाखा के पद हैं और जो महिला शाखा है उसके लिए 83 पद हैं। ये जो सामान्य शाखा के पद हैं इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, बट महिलाओं वालों में कोई भी पुरुष आवेदन नहीं कर सकता और इन संख्याओं को घटाया और बढ़ाया जा सकता है आयोग के द्वारा। आगे अगर हम बात करें तो प्रवक्ता के लिए सामान्य शाखा में देखो 725 पद जो दिए हैं ना, उसके यहाँ पर अलग-अलग मेंशन किए हैं। मतलब हिंदी के कितने हैं 78 हैं, अंग्रेजी के कितने हैं, संस्कृत के कितने हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दिए हुए हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप मैच कर लो कि आपके लिए कितने पद हैं। देखो कहीं-कहीं पर तो ऐसा भी दिया है कि सिर्फ़ 1 वैकेंसी है,
या 2 वैकेंसी हैं। तो जैसे मान लो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ रसायन शास्त्र में 0 दिया है, तो इसके लिए आपको आवेदन भी नहीं करना है अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे उसकी तो पोस्ट ही नहीं है, तो फिर आपका जो आवेदन करना है वो वेस्ट होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि पहले आप चेक कर लें। जैसे आप गणित के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 43 पद हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 पद हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैटेगरी में 8 पोस्ट हैं, तभी आप मैथ के लिए आवेदन कर सकते हो। 2 पोस्ट हैं तो तभी आप इसके लिए आवेदन करो, अदरवाइज़ आपका जो है आवेदन करना वो व्यर्थ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए कितने-कितने पद यहाँ दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आवेदन करना है या नहीं करना है। इसके बाद देखिए महिला शाखा के लिए भी जो 83 पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ आपको दिख रहे हैं कि हिंदी में जो है 10 है, अंग्रेजी में 14 वैकेंसी हैं, संस्कृत में 1 ही वैकेंसी। अब देखो जैसे यहाँ संस्कृत में 1 ही वैकेंसी है, तो किसी फीमेल को अगर यहाँ पर अप्लाई करना है और वो इन कैटेगरी में आती है, तो फिर उसका आवेदन करना बेकार होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ किसके लिए है? अनारक्षित के लिए है। तो आप सिर्फ़ संस्कृत वाले इसके लिए आवेदन ना करें, ठीक है? ऐसे ही भौतिक विज्ञान के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, गणित के लिए महिलाओं की सीटें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसके लिए आपको आवेदन करना है और किसके लिए नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि प्रवक्ता पद की ये भर्ती है और माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। यहाँ पर टोटल 808 पद हैं, 725 जो हैं सामान्य शाखा के हैं और 83 जो हैं वो महिला शाखा के हैं। और ये लेवल 8 की वैकेंसी है, तो सैलरी पे जो रहेगा आपका इतना रहेगा। और इसमें एक और चीज़ जो स्टार पॉइंट है कि अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में आती है, तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप आवेदन नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो उसके लिए कहा गया है कि आपको अनिवार्य रूप से कहीं से स्नातकोत्तर की उपाधि की होनी चाहिए और आप बीएड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आपने किया हुआ हो पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब या तो आप एमए होने चाहिए या फिर एमएससी होने चाहिए या फिर एमकॉम आपने किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो लोग बीएड इस समय कर रहे हैं, मतलब उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वो लोग आवेदन कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, वो लोग आवेदन नहीं कर सकते जिनका कंप्लीट हो चुका है, केवल वो ही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और क्या इसके लिए आपको सीटेट होना ज़रूरी है? तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको सीटेट क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी है। आपके पास सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और बीएड आपने किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हर एक पोस्ट में यही बात आपसे कही गई है कि स्नातकोत्तर आपने किया हो और बीएड आपने किया हो। नागरिक शास्त्र के लिए भी, जीव विज्ञान के लिए भी आपने यही चीज़ें की हो। स्नातकोत्तर आप होने चाहिए और आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। हिंदी के प्रवक्ता के लिए भी आप यही चीज़ लेंगे कि आपने स्नातकोत्तर यानी कि एमए किया हुआ होना चाहिए और आपने कहीं से बीएड किया हुआ होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से अलग-अलग दिया हुआ है। आयु की अगर बात करें तो देखो आयु मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2025 डेट के अकॉर्डिंग। मतलब इस डेट को आपकी आयु इस क्राइटेरिया के बीच में आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने लिखकर भी दिया है कि अर्थात आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद में नहीं हुआ होना चाहिए। इसी बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रही बात छूट की, तो आपको ज़रूर से यहाँ पर छूट मिल रही है 5 वर्ष की और अलग-अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको छूट यहाँ पर दी है। यहाँ पर भी देखो 5 इयर्स की दे रखी है और अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 इयर्स की रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया है कि कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दी है, वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कितना शुल्क आपको देना होगा, यहाँ पर देखो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपको इतना रुपया चार्ज करना पड़ेगा, 166 रुपये 36 पैसे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं तो 76 रुपीज़ 36 पैसे आपको पे करने होंगे। और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं पीएच में तो 16 रुपये 36 पैसे। और अगर आप अनाथ से आते हैं तो कोई भी शुल्क आपको नहीं पे करना है। इस तरह से आपको यहाँ से फीस का क्राइटेरिया भी पता चल गया होगा।
एक और चीज़, यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो देखो, आपसे कहा है कि प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी और कितना होगा? 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा, अभी हम बात करेंगे 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके, तो उनमें से नेगेटिव मार्किंग रहेगी जहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताई गई है। बाकी आवेदन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर से पढ़ लें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसे साइट से जाकर डाउनलोड करेंगे तो किस तरह से करेंगे। फिलहाल लास्ट में मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आपके डाउट्स होंगे। अगर आपका कोई डाउट यहाँ पर इनमें से कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा और फिर भी उससे अलग कोई और डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखो, पहला डाउट आपका हो सकता है कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो भाई 20 जनवरी 2026 से पहले-पहले इसका आवेदन आप कर देना। नंबर 2 पॉइंट आपका डाउट हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी क्या? तो मैं बता चुका हूँ कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तीसरा डाउट आपका ये हो सकता है कि किसी दूसरे राज्य या तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं, तो क्या आप इसका आवेदन कर सकते हैं? तो आंसर इसका है नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आवेदन करने के लिए आपको चाहिए होगा रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज, ठीक है? और उसके लिए आपको चाहिए होगा स्थायी प्रमाण पत्र, वो भी उत्तराखंड का ही, जो कि आपका नहीं होगा, इसलिए आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। चौथा आपका डाउट ये हो सकता है कि वर्तमान में जो बीएड कर रहे अभ्यर्थी हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ नो। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। डाउट नंबर 5 आपका ये हो सकता है कि भई रोज़गार कार्यालय में हमारा नाम दर्ज नहीं है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो। आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आपका रोज़गार कार्यालय में नाम दर्ज होना कंपल्सरी है और उसके लिए आपको चाहिए होगा स्थायी प्रमाण पत्र। तो अगर आपका उत्तराखंड का स्थायी बना हुआ नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप आवेदन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6 होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा पेपर फर्स्ट और दूसरा होगा पेपर सेकंड, ठीक है? पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चंस आएँगे और पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चंस आएँगे। जो 150 क्वेश्चंस हैं वो 150 मार्क्स को कवर करेंगे और ये वाले भी 150 मार्क्स को कवर करेंगे। ख़ास बात क्या है कि ये जो पेपर हैं ये भी 3 घंटे का है और ये भी 3 घंटे का है। बट पहले होगा आपका पेपर 1 और पेपर 1 में जो लोग पास आउट होंगे, पास आउट के लिए क्या चाहिए? एक मिनिमम क्राइटेरिया ठहराया हुआ है कैटेगरी वाइज़, जो अभी जो नोटिफ़िकेशन आपने देखा था उसमें दिया हुआ है। अगर आप उसके पासिंग क्राइटेरिया को पास आउट करते हैं, तब आप एलिजिबल होंगे सेकंड पेपर को देने के लिए, तब आपका सेकंड पेपर होगा। तो इस तरह से यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे? तो आंसर इज़ नो। ये अलग दिन में होगा और ये अलग दिन में होगा और इस तरह से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दोनों पेपर्स के बीच में कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। इसीलिए पॉइंट नंबर 7 है कि क्या दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे? तो आंसर इज़ नो। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में नहीं होंगे। पहले आपका पेपर 1 होगा और उस पेपर को जो पास आउट करेंगे उनका पेपर सेकंड होगा और दोनों पेपर्स में कुछ दिन का गैप रहेगा, 2 से 3 महीने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 आपसे कहा गया है कि सीटेट या यूटेट होना आवश्यक है क्या? तो आंसर इज़ नो। ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप सीटेट और यूटेट में से कोई एक क्वालिफ़ाइड होने चाहिए। सिर्फ़ आपको एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है कि एक तो आप बीएड ज़रूर होने चाहिए और जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड आपने किया हुआ है, तब आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप नोटिफ़िकेशन को डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। नोटिफ़िकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।